बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरिश वॉइस। अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मज़ीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और सबको आग लगा दो। सिर्फ उन्टन ग्राफ की, फ्रेडरिक दी ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बहिफाजत बह ले जाएगा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी याम हिटलर ने 50 फुट ज़ेर ज़मीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग में सिर्फ इस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते ब्लोंडी को टहलाना होता। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और सिर पैर को उड़ते थे। हिटलर की जाती मामन टोटी जंग आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ उस बंकर में जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गवांचे ने सुपीरियर सर्विस के एहलकारों को जली हुई लाशों के दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सफेद फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम करता रहा था ने तस्दीक की ये दांत हिटलर के हैं। दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और उसी फौजी हमारे करीब आ रही थी। हम बस उनकी फायरिंग, बम और बंदूकों की आवाज़ें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में इस आस में बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने पहले ही वादे कर दी थी वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से खुद को गोली मारेंगे। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। और मेरे मुंह से भी ऐसे ही अल्फाज निकले थे। उस वक्त हिटलर के वज़ीर दिफा अल्बर्ट सुपीरियर बंकर के पास उनसे मिलने आए और अलविदा कहने आए थे। बाद में सुपीरियर ने अपनी यादों को मुजतमा करते हुए ये बताया कि आखिरी याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कप कपाता और उनके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उनका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त था। उन्हें अलविदा कहना आया था। मुझे मालूम था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब दी लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया है। वो लिखते हैं, हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पे बेशुमार झुर्रियाँ नुमायाँ हो गई थीं। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मान पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 वर्ष बूढ़ा हो गया था। बंकर में क्याम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर की किताब में मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं, सवाल ये था कि उस शादी का इंतजाम कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोएबल ने वाटर वेगन से शादी की थी। अब मसला ये था कि उसे कहाँ ढूंढ जाए। एक सिपाही बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन उनकी शादी का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना भूल गए थे। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चले गए। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीबा शुरू होने वाली थी। गोएबल ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरामैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया था। उनकी शादी की सर्टिफिकेट 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था, लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के 2 ज़ाती मुआविन, उनका सब्जी खोर बावर्ची बोरमन गोएबल, मैग्डा गोएबल, जनरल क्रेब्स, जनरल बर्गडॉर्फ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक खशियत का इजहार किया। एवा ने इस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट पिया और पुराने यादों को ताज़ा करने लगा। उसने गोएबल की शादी भी याद की। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन हिटलर के कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है
کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیف بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جنرلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام بہت قریب ہے۔ عرصہ قبل انہوں نے بی بی سی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا ہے، لنچ۔ لنچ اب ہٹلر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی ہے، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہٹلر کی ذاتی سیکرٹری بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہٹلر کا سر میز پر دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنا ہاتھ بڑھایا ہو جیسے اس کی طرف کا گلدان نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا تھا۔ ایوا براؤن صفحے پر گری پڑی تھی، اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اس منظر کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد لانج نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ بورمن ایوا براؤن کی لاش لے کر آیا۔ جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کوئی مجھ پر چیخا، جلدی سے اوپر آؤ، وہ بوس کو جلا رہے ہیں، لیکن میں اوپر نہیں گیا۔ ہٹلر کے سوانح نگار ایان کرشنا لکھتے ہیں کہ اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس پر پٹرول ڈالا گیا۔ آگ 2.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ رات 11 بجے گوانس چیز نے سپیریئر سروس کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جب سوویت فوجیوں نے ہٹلر اور اس کی اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ صرف کچھ دانت ملے تھے اور ایک شخص جو سن 1938 کے بعد سے ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر تھے ساتھ کام کر رہا تھا، نے تصدیق کہ یہ دانت ہٹلر کے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔